एनडीए के मेंबर के नाते और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते आज मैं भोपाल में आया हूं। मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें हैं, 29 सीटें लोकसभा की है, सभी सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी ने अपना पूरा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को देने का निर्णय लिया है। और वैसा मध्य प्रदेश में आप लोग जानते हैं कि लास्ट विधानसभा के चुनाव में बीजेपी नहीं जीती थी, लेकिन उसके बावजूद भी 29 सीटों में से 28 सीटें, आवाज आता है, 29 सीटों में से 28 सीटें, 28 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। अभी तो सरकार अपनी बहुमत से चुनकर आई है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और एग्जिट पोल की रिपोर्ट थे कि वह मध्य प्रदेश में सरकार आएगी नहीं, छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी नहीं, लेकिन दोनों जगह पर अच्छी सीटों से सरकार आई है। और मध्य प्रदेश में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 163 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। तो अभी छिंदवाड़ा की जो सीट है, वो सीट जो माननीय कमलनाथ जी की है, लेकिन इस वक्त मुझे पूरा विश्वास है कि 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतेगी। और नरेंद्र मोदी जी का जो 400 पार का नारा है, नरेंद्र मोदी जी का है 400 पार का नारा, इसीलिए हम सब लोग जगा रहे भारत सारा। नरेंद्र मोदी जी का 400 पार का है नारा, इसलिए हम लोग जगा रहे भारत सारा। आज नरेंद्र मोदी जी है देश में चमकने वाला तारा, फिर क्यों नहीं बजाएंगे हम कांग्रेस के और इंडिया आघाड़ी के 12? उनके 12 बजाने के लिए हम लोग मैदान में उतरे हुए हैं। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले बहुत सारे वोटर्स पूरे देश भर में है। मध्य प्रदेश में तो बाबा साहब का जन्म हुआ था, महू में, इंदौर से बाजू में बाबा साहब का जन्म हुआ था, इसलिए मध्य प्रदेश के बारे में हमको बहुत बड़ा गर्व है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को जन्म देने वाला मध्य प्रदेश है। और महू में बीजेपी के सत्ता के कार्यकाल में ही बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मस्थली का मेमोरियल बन गया है। कांग्रेस पार्टी के हाथ में जब सत्ता थी, तब कांग्रेस वाले का ध्यान कभी वहां नहीं जाता था। बहुत बार हमारे लोग, शिष्टमंडल उनको मिलते थे, लेकिन उनको दलित वोट ही मिलता था, इसीलिए उन्होंने वहां ध्यान नहीं दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जहां 26 अलीपुर रोड पर संविधान लिखना, संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर जी थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते उन्होंने रात रात जागकर जहां दिल्ली में 26 अलीपुर रोड में संविधान लिखा था, उसका मेमोरियल भी मैं जब कांग्रेस पार्टी के साथ था, मैं 3 बार कांग्रेस के अलायंस में लोकसभा में चुनकर आया था। बार बार मैंने सोशल जस्टिस मिनिस्टर को मिलकर कोशिश की थी, लेकिन बिल्कुल उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। मोदी जी 2014 में सत्ता में आए, उन्होंने फौरन उनको मिले और उन्होंने फटाफट 26 अलीपुर रोड का काम हाथ में ले लिया और वहां बहुत ही सुंदर मेमोरियल वहां बन गया है। जहाँ डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन की खाली एक ऑफिस का एक कमरा था, एक बंगला था, कोठी थी एक, वहां और भी 3-4 कोठियां लेकर ली मेरिडियन होटल के बाजू में, इंडिया गेट के पास ही बाबा साहब अम्बेडकर जी का इंटरनेशनल, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना है, जिसमें 350 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं और विज्ञान भवन जैसा वो एक सेंटर बना है। आप लोग जानते हैं कि लंदन में बाबा साहब अम्बेडकर जी का, जहां वो बाबा साहब अम्बेडकर रहते थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे 1922-23 में, तब जिस मकान में वो रहते थे, वो मकान महाराष्ट्र सरकार ने 41 करोड़ में, जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे,
तब वो मकान मतलब वो जा रहा था, वो नहीं मिलने की संभावना थी। लेकिन फौरन मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी का परमिशन लेकर महाराष्ट्र सरकार ने 41 करोड़ रुपया देकर वो मकान खरीद लिया है। दूसरा, मुंबई में चैत्य भूमि जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का अंत्यविधि हुआ था, एक तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के अंत्य संस्कार के लिए दिल्ली में जगह मिलनी चाहिए थी। बड़े बड़े नेताओं के स्मारक मतलब वहाँ दिल्ली में है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को जब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जी का देहांत हुआ था, डेथ हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था, तब उनको अंत्य संस्कार के लिए वहां जगह नहीं मिली थी। बाबा साहब का पूरा जो बॉडी है वो मुंबई लाना पड़ा, और दादर में जो शमशान है वहां बाबा साहब अम्बेडकर जी का अंत्य संस्कार हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी का लिए बोलने का काम करती है। तो अभी चैत्य भूमि के बाजू में एक हिंदू मिल की जगह थी 12.5 एकड़, जिसकी कीमत 3,600 करोड़ की है। तो कांग्रेस के कार्यकाल में हम लोग 20-30 साल तक आंदोलन करते रहे कि चैत्य भूमि की जगह बहुत छोटी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए पूरे दुनिया से, देश से लोग लाखों की संख्या में आते हैं। 6 दिसंबर को वहां 10 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। 14 अप्रैल को कम से कम 3-4 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। हर रोज भी हजारों लोग वहां आते हैं। तो वो जगह बहुत छोटी है, इसीलिए हिंदू मिल की जगह की मांग हमने की थी। वो अपना क्या डिपार्टमेंट, एनटीसी डिपार्टमेंट जो है, टेक्सटाइल ये क्या बोलते हैं, तो टेक्सटाइल कारपोरेशन जो है, तो उनकी वो जमीन, उनकी वो मिल थी, वो पूरी कई सालों जो बंद थी। वो मांग हमने करने के बाद मोदी साहब को देवेंद्र फडणवीस के साथ में मिला, और फौरन उन्होंने ऑर्डर किया कि भाई ये जमीन पूरी बाबा साहब के लिए देना है। इसकी कीमत कितनी भी हो, लेकिन बाबा साहब की कीमत कई करोड़ों से बहुत ज्यादा है, और बाबा साहब का बड़ा स्मारक बनना चाहिए। इसीलिए उनके हाथों से उसका भूमि पूजन हुआ था, काम चल रहा है। वहाँ बाबा साहब का 350 फीट का स्टैचू और 100 फीट का फाउंडेशन, ऐसा 450 फीट का बहुत ऊंचा स्टैचू वहाँ खड़ा होने वाला है। 1-1.5 साल के अंदर उसका लोकार्पण 16 नरेंद्र मोदी जी हाथों से होगा, और वो तब भी मतलब देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो इसी तरह मतलब बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया आघाड़ी के पास दूसरा विषय नहीं है। वो बोलते हैं कि भाई लोकतंत्र धोखे में है। हमारा सवाल है कि भाई लोकतंत्र कैसा धोखे में आ सकता है? हम चुनाव में जा रहे हैं, हम लोगों को वोट मांग रहे हैं, हमने 10 साल में ये काम किया है, हम बोल रहे हैं, और जनता हमको जरूर मतलब मोदी जी के नेतृत्व पर उनका विश्वास है। तो लोकतंत्र धोखे में कैसा हो सकता है? तुम्हारी पार्टी धोखे में है, कांग्रेस पार्टी धोखे में है, इंडिया आघाड़ी धोखे में है, और धोखे में नहीं वो खोखे में है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह का प्रचार करना ठीक नहीं है। एक अभी मैं गया था, मैं छत्तीसगढ़ में गया था, वहाँ के एक एमपी कैंडिडेट के आदमी ने बोला कि मैं जीतूंगा और नरेंद्र मोदी जी मरेंगे। तो मैं बोला कि इसी तरह की क्या बात होती है क्या? तो नरेंद्र मोदी जी को मारने के लिए आगे आ गए हैं, लेकिन उनके तक आप पहुंच नहीं सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बीच में बहुत सारे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, और मोदी जी को कैसा मार सकते हैं? तो इसी तरह की बातें करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी नीच मोदी है, इसी तरह की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात अच्छी नहीं है। मतलब मोदी जी को रोज गालियां देते रहो, मोदी जी का वोट बढ़ता रहेगा। 2019 में राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पर मतलब बहुत सारा आवाज उठाया, बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए बोला, और राफेल में बिल्कुल कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये बात मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताई, मतलब कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि भाई ये करते वो करते हैं। ईडी का और हमारा संबंध ऐसा नहीं है। ईडी तो हमारा डिपार्टमेंट है,
सीबीआई हमारा डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स हमारा मतलब भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, वो कोई बीजेपी का डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन ये प्रचार किया जाता है कि वह ये ईडी की इंक्वायरी लगाते हैं, हम नहीं लगाते हैं। और अगर ईडी की इंक्वायरी गलत है तो कोर्ट उनको क्यों नहीं राहत दे रहा है? मेरा सवाल उनको ये है कि न्यायपालिका पर आपका विश्वास है क्या नहीं है? न्यायपालिका पर आपका विश्वास है तो जाओ, आप कोर्ट में जाओ। अगर ईडी ने कुछ गलत किया होगा तो तुमको न्याय मिलेगा। लेकिन ईडी के पास इतने डॉक्यूमेंट है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में पूरे डॉक्यूमेंट उनके पास है, हेमंत सोरेन के बारे में उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, जो बीडी जिनको अंदर करती है उनके पूरे डॉक्यूमेंट उनके पास होते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी पर आरोप लगाना, मोदी जी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। जो गलत काम करेगा वो जेल में जाएगा और अच्छा काम करेगा तो खेल में जाएगा। तो इसी तरह और अच्छा काम करेगा तो जो अच्छा काम नहीं करेगा वो जेल में जाएगा, और अच्छा काम अगर अच्छा करेगा तो वो बेल में आ जाएगा। मतलब वो तो अब इसलिए ठीक है। तो ये आरोप करते रहते, तो हमारा सवाल इतना ही है कि भाई यही चुनाव हम जीतेंगे इसलिए कि 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली थी, 2019 में 303 सीटें मिली है। अभी हमने नारा दिया है 400 पार का, लेकिन जब 2034 का चुनाव आएगा तब हमारा नारा रहेगा 500 पार। तो तब हमारा नारा रहेगा 500 पार। लेकिन 2039 में जब चुनाव आएगा तब हम 600 पार का नारा नहीं देंगे, क्योंकि 600 इतनी सीटें नहीं है। मतलब 543 सीटें टोटल है और 2 सीटें अपॉइंटेड होती है, एंग्लो इंडियन की होती है। ऐसे 545 सीटें ये मतलब लोकसभा में है और इलेक्शन होता है 543 का। अभी महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। 181 महिलाएं 2029 में जब चुनाव होगा तब महिला कम से कम 181 महिलाएं रिजर्व सीट पर, महिला रिजर्व सीट पर चुनकर आएगी। और बाकी के भी जो कुछ 10, 20, 50, 20, 30 जगह पर ऐसी भी महिलाओं को टिकट में मिलता है, तो ऐसी कम से कम 200 महिलाएं मतलब पार्लियामेंट में आएगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये निर्णय जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन यही समाजवादी पार्टी ने, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी ने वो जो बिल था वो फाड़ा था 2-3 बार, मतलब वहां जाकर बिल फाड़ दिया था। तब बीजेपी का इसको सपोर्ट था। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार यूपी की थी तब बीजेपी ने महिला आरक्षण का पूरा सपोर्ट किया था। लेकिन ये सोशलिस्ट बोलने वाले जो लोग हैं, जो लोग आज इंडिया आघाड़ी में है, वही लोग मतलब महिला आरक्षण का विरोध करने वाले लोग हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि हमको कोई चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई है, ओबीसी समाज के माननीय मोहन यादव जी को यहाँ का मुख्यमंत्री पद मिला है, डिप्टी सीएम पद एक हमारे दलित समाज के नेता को भी मतलब मिला है, और सभी वर्गों को न्याय देने का काम किया है। मतलब छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के जो हमारे साथ केंद्र में मंत्री थे, विष्णुदेव साय, तो उनको मतलब वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया है। राजस्थान का मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज का बनाया है। तो सभी समाज को साथ में लेकर जाने की कोशिश है। और नरेंद्र मोदी जी ओबीसी है, पहली बार देश के इतिहास में ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री बना है। ये कांग्रेस पार्टी को जज नहीं रहा है। ये कांग्रेस पार्टी अस्वस्थ है और उल्टी सीधी बातें करते हैं। लेकिन मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखकर पूरे देश भर में हम मतलब उनके साथ है। और मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर मेरी पार्टी बीजेपी का समर्थन कर रही है और 29 सीटें चुनकर लाने के लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। एक एक करके बारी बारी से इधर से चलो। पार्टी इंडिया का मध्य प्रदेश में कितना वोट प्रतिशत है, कितना जनाधार है, थोड़ा सा। हाँ ठीक है, जनाधार बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना है उतना सुपरविजन करेगी। और अभी हमारी पार्टी बढ़ाने की कोशिश चल रही है। सभी वर्गों को पार्टी में लेने की हमारी कोशिश है और जनाधार तो बढ़ाने की कोशिश हमारी है। मोदी जी